हाय हेलो एवरीवन। सो कोवर्किंग स्पेस से मार्केट लीडर AWFIS, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने EFC पे डिस्कशन किया था, आज देखेंगे इस कंपनी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे, प्लस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, एंड ओवरऑल कैसा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी लगता है इस बिजनेस के अंदर। इसका बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम है, कोवर्किंग के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है, मेन रेवेन्यू यहीं से आता है, प्लस इसके साथ में ये भी डिज़ाइन एंड बिल्ड के अंदर है, मतलब वो जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, डिज़ाइन करना, फर्निशिंग करना, वो सारा बिजनेस भी है कंपनी के लिए। बट जैसे EFC में आप देखते हो कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उस कंपनी ने एंटर किया है रिसेंटली, वैसा कोई वर्टिकल AWFIS के लिए नहीं, इस कंपनी का नहीं है। प्लस एक और फैक्टर है जहां पे ये कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कोवर्किंग कंपनीज के कंपैरिजन में। AWFIS जो है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पे काफ़ी ज़्यादा काम करता है। सो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल क्या हो गया, मतलब ये कंपनी लैंडलॉर्ड के साथ में एक तरीके का पार्टनरशिप होता है जहां पे इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उनमें जो कैपेक्स है, जो फर्नीचर फिटिंग वगैरह जो करनी होती है, वो लैंडलॉर्ड करता है एंड उसके अगेंस्ट में कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग करती है। अब ये हमने EFC के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि वो कंपनी भी प्रेफर करती है कि उनके प्रॉपर्टीज में जो कैपेक्स हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, वो उनका लैंडलॉर्ड करे। लेकिन EFC प्रॉफिट शेयरिंग पे काम नहीं करती है। जिस प्रॉपर्टी में उनका लैंडलॉर्ड इन्वेस्ट करता है फर्नीचर फिटिंग वगैरह के ऊपर, उसमें उनका लैंडलॉर्ड रेंट ज़्यादा चार्ज करता है। लेकिन EFC जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करती है, बट AWFIS क्या करता है, प्रॉफिट शेयरिंग करता है। इससे इस कंपनी का कैपेक्स काफ़ी कम हो जाता है, मतलब खुद का इन्वेस्टमेंट कम लगता है एक प्रॉपर्टी पे, जिससे आप देखोगे कि इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। ROC का नंबर अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स हैं इस कंपनी के। सो ये एक डिफरेंट है दोनों कंपनी के बिजनेस मॉडल में। बाकी देखते हैं कि Q3 का रिजल्ट कैसा आया है एंड आगे आगे का कैसा आउटलुक लगता है कंपनी का। सो मार्केट लीडर है कंपनी, 18 सिटीज़ में इस कंपनी की प्रेजेंस है। और AWFIS जो है वो पहला कोवर्किंग स्पेस है जो टीयर 2 स्पेस में भी आज के टाइम पे काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। हमने EFC के कॉन कॉल में डिस्कस किया था एक दो क्वार्टर पहले कि उस कंपनी की मैनेजमेंट आज के टाइम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही है टीयर 2 मार्केट के ऊपर। उनका कहना है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 2 ईयर के अंदर टीयर 2 मार्केट में हमको बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखता है। टॉप 8 टॉप 9 सिटीज़ के अंदर ही ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। लेकिन AWFIS ने लास्ट आई थिंक 1-1.5 साल से बहुत रैपिडली एक्सपैंड किया है टीयर 2 मार्केट के अंदर भी। टोटल ऑपरेशनल सीट्स सेंटर्स अगर आप देखोगे तो 193 सेंटर्स हैं इनके, एंड अगर हम ऑपरेशन सीट्स की बात करें तो 1,21,000 से ज़्यादा सीट्स हैं। अब अगेन इसको अगर आप EFC से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 टाइम का डिफरेंस दिखता है दोनों कंपनी के साइज़ में, बिकॉज EFC का जो टोटल सेंटर है आई थिंक 70 के आसपास टोटल सेंटर्स है कंपनी के, और अगर हम सीट्स की बात करें तो हार्डली 51,000 ऑपरेशनल सीट्स है कंपनी के। सो 2.5 से 3 टाइम का डिफरेंस है दोनों कंपनी के साइज़ में। देन मैनेज एग्रीगेशन मॉडल जो अभी हमने डिस्कस किया, तो 67% जो इस कंपनी की सीट्स हैं वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल के अंडर है, मतलब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग करती है, कैपेक्स खुद का नहीं जाता इनका, जो लैंडलॉर्ड है वो इन्वेस्ट करता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। इसीलिए आप देख रहे हो कि इनका ROCE का नंबर भी 76% का है। बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन मेरा रिटर्न ज़्यादा है, मेरा EBITDA ज़्यादा है, तो मेरा ROCE का नंबर काफ़ी हाई हो जाता है ऐसे मॉडल के अंदर। ऑक्यूपेंसी अगर हम देखें तो 73% का ऑक्यूपेंसी है ब्लेंडेड लेवल पे, 84% की ऑक्यूपेंसी है उन सेंटर्स में जो 12 मंथ से पुराने हैं, मतलब एक तरीके से जो मेच्योर सेंटर्स हैं उनमें ऑक्यूपेंसी 84% के आसपास है। देन अभी रिसेंटली एक और बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया है। सो जनवरी में इन्होंने 200 ऑपरेशन सेंटर्स क्रॉस कर दिए हैं। ऑफ कोर्स ऑलरेडी सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का। सो एज ऑफ Q3 193 ऑपरेशन सेंटर्स थे और अभी जनवरी में कंपनी ने 200 ऑपरेशन सेंटर्स क्रॉस कर लिए हैं। देन इनके 90% जो सेंटर्स हैं वो टीयर 1 सिटी के अंदर हैं और 10% सेंटर जो है वो टीयर 2 मार्केट के अंदर है। टीयर 2 में एक्सपैंड जरूर कर रही है कंपनी, बट स्टिल जो मेजरली जो प्रेजेंस है कंपनी की वो टीयर 1 सिटी के अंदर है। देन लखनऊ में अभी रिसेंटली कंपनी ने एंटर करा है, पहला अपना सेंटर ओपन किया है लखनऊ के अंदर। इसके बाद ऑपरेशनल सीट्स में अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 52% की ग्रोथ है इनके ऑपरेशनल सीट्स में, जिन सीट से कंपनी को आज के टाइम पे रेंट आता है। और अगर आप इनका ओवरऑल सीट देखोगे, मतलब 20,000 ऐसे सीट हैं जिनमें अभी फिटिंग वगैरह का काम चल रहा है, फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा है। और ओवरऑल अगर आप सीट देखोगे जिन सीट्स का LOI साइन हो चुका है, सो 1,60,000 सीट्स हो जाते हैं कंपनी के। सिमिलरली ऐसे सेंटर्स जिनमें LOI साइन हो चुका है उनको अगर हम इंक्लूड कर दें तो टोटल 237 सेंटर्स हो जाते हैं कंपनी के। एंड अगर आप टीयर 2 सिटी में कंपनी का एक्सपेंशन रेट देखोगे तो 29% से कंपनी वहाँ पे अपने प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रही है। देन इनका एग्रीगेशन मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 67% सीट्स जो हैं इनके वो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल के अंडर हैं। 3000 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है। एक्टिव क्लाइंट का मतलब क्या है
कि इन क्लाइंटों से मुझे मंथली रेंट आता है। आज के टाइम पे ये रेंट पेइंग क्लाइंट है, 3000 प्लस क्लाइंट्स हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टी सेंटर क्लाइंट्स इस कंपनी के 39% है। ये एक्चुअली हमको शो करता है कि ऑफिस जो है आज के टाइम पे वो इस सेक्टर में अपना एक ब्रांड क्रिएट कर पा रहा है। बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, B2B मॉडल है, तो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जिन कस्टमर्स को आपने ऑन बोर्ड किया है, लेट्स सपोज दिल्ली के अंदर आपका कोई क्लाइंट है, उसका बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है एंड कल को उसको एक और ऑफिस ओपन करना है, सपोज गुड़गांव के अंदर, पुणे के अंदर, बैंगलोर के अंदर, तो अगर AWFIS उसको दिल्ली के अंदर अच्छी सर्विसेज दे रहा है, अच्छा टर्म्स रिलेशनशिप उन्होंने मेंटेन किया है, तो बहुत हाई चांस बन जाता है कि वो कस्टमर जब गुड़गांव में एंटर करेगा या आपका पुणे बैंगलोर में एंटर करेगा तो वो ऑफिस को ही अपना प्रेफर्ड पार्टनर चूज करेगा। सो इसको बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट का आप और वॉलेट शेयर गेन कर रहे हो। जैसे स्काई गोल्ड करता है ज्वेलरी सेक्टर में, RBZ करता है कि कल्याण से पहले 7% का उनको रेवेन्यू आता था, आज के टाइम पे कल्याण अपने टोटल इन्वेंट्री का 9% 10% परचेज करता है। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से जब आप वॉलेट शेयर गेन करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप मार्केट शेयर गेन कर रहे हो। सो इनका 39% जो क्लाइंट्स हैं वो मल्टी सेंटर क्लाइंट है। तो ये हमको शो कर रहा है कि इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक ब्रांड क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो रही है कंपनी आज के टाइम पे। देन इसके बाद इनका 58% सीट्स जो हैं वो 100 प्लस, मतलब कोहॉर्ट वाइज अगर आप देखोगे तो 100 प्लस सीट्स जो है वो 58% है, 51 से 100 26% एंड 1 to 50 की कैटेगरी में 16% सीट्स हैं। सिमिलरली इनका क्लाइंट मिक्स काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। जैसे आप EFC को देखते हो तो वो कंपनी बड़े क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है, लार्ज कॉर्पोरेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ऑफिस ने क्लाइंट मिक्स काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। 66% जो क्लाइंट्स है कंपनी के वो कॉर्पोरेट्स या MNCs हैं। देन SMEs 20% क्लाइंट है, स्टार्टअप 13% है और फ्रीलांसर से 1% का क्लाइंट मिक्स है कंपनी का। सेम इन्होंने सेक्टर्स में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। IT सेक्टर 44% है, इसके साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज। सो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है इन्होंने सेक्टर वाइज भी। ग्रोथ अगर हम देखें कंपनी का तो जो इनका कोवर्किंग का बिजनेस है उसमें 52% की रेवेन्यू ग्रोथ है और जो इनका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है इसमें 35% की ग्रोथ है। रेवेन्यू मिक्स ऑलमोस्ट सेम है, 77% रेवेन्यू कंपनी का कोवर्किंग से आता है, 23% के आसपास इनका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल से आता है। एंड नंबर्स अगर हम देखें तो थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू में ग्रोथ है 44% का, बहुत सॉलिड ग्रोथ है। EBITDA में 59% की ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। और अगर आप पैट में देखोगे तो पैट कंपनी का 14 करोड़ का आया है Q3 में। लास्ट ईयर Q3 में इनका लॉस था 6 करोड़ के आसपास का, तो मतलब लॉस से कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है। ROC ऑफ कोर्स 76% का है। इवन अगर आप 9 मंथ्स के नंबर भी देखते हो तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, 41% का रेवेन्यू ग्रोथ है। इसका मतलब ये मतलब अच्छा सॉलिड ग्रोथ सिर्फ Q3 में नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में FY25 में कंपनी ने काफ़ी अच्छे ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। EBITDA 61% पे एंड 9 मंथ के बेसिस पे भी कंपनी का जो पैट है वो 32 करोड़ है। लास्ट ईयर 9 मंथ्स में 19 करोड़ का लॉस था, यानी कंसिस्टेंटली इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करी है। इसी फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉफिटेबल हुए हैं एंड कंपनी कंसिस्टेंटली एक अच्छा ग्रोथ शो कर रही है अपने पैट के अंदर भी। रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। अब देखते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने कैसा आउटलुक दिया है, कैसा गाइडेंस दिया आने वाले क्वार्टर्स के लिए एंड ओवरऑल कैसा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी लगता है बिजनेस का। सबसे पहले अगर आप इनके मार्जिन्स के नंबर देखोगे तो कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो 34% के आसपास आया है Q3 के अंदर। लास्ट ईयर ये 29-30% के आसपास था और पूरे 9 मंथ्स में भी अगर आप देखोगे अराउंड 3 to 3.5% का इंप्रूवमेंट हुआ है कंपनी के EBITDA मार्जिन के अंदर, जबकि गाइडेंस इन्होंने 1.5% का ही दिया था। तो गाइडेंस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनके EBITDA के अंदर। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट कह रहा है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है हमको। मैनेजमेंट का कहना है कि 20 से 25% का जो ग्रोथ है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोवर्किंग या फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस के अंदर अगले कुछ सालों के लिए। इनका कहना है कि अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे इंडिया में तो ग्रॉस लीजिंग जो है वो 77 मिलियन स्क्वायर फीट की है, ऑल टाइम हाईएस्ट है इंडिया की, और इसमें 20 से 25% मार्केट शेयर कोवर्किंग का है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। एक तो जैसे हाइब्रिड वर्क मॉडल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, रिमोट वर्क का पेनिट्रेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है एंड उसके साथ में कंपनीज जो हैं वो आज के टाइम पे सैटेलाइट ऑफिसेस फाइंड आउट कर रही है। ये सारे मेन ग्रोथ लीवर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ग्रोथ को ड्राइव करेंगे नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए। देन इनका जो डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस है उसका कैसा आउटलुक रह सकता है एटलीस्ट इस क्वार्टर के लिए, फोर्थ क्वार्टर के लिए। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसका ग्रोथ का गाइडेंस हमने 30-35% का दिया था, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो कि उससे अच्छे नंबर्स ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं और इसका रेवेन्यू मिक्स 23% है हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर।
हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ऑन गोइंग क्वार्टर मतलब ये फोर्थ क्वार्टर में भी सेम नंबर्स रहेंगे, यही 30% के आसपास का ग्रोथ और 23% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टोटल रेवेन्यू के अंदर। देन कंपनी का रेंटल एक्सपेंस कितना है? सो थर्ड क्वार्टर में कंपनी का जो रेंटल एक्सपेंस है वो 61 करोड़ है। अब अगर आप इसको ईएफसी से कंपेयर करोगे तो ईएफसी का रेवेन्यू का 45 से 50% जो है वो रेंटल एक्सपेंस जाता है उस कंपनी का, लेकिन AWFIS का अगर आप देखोगे तो 25-26% इनका रेवेन्यू का जो एक्सपेंस है वो रेंटल एक्सपेंस जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वही जो इनका मैनेज एग्रीगेशन मॉडल है जहां पे कंपनी को रेंट कम पे करना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग करती है कंपनी, सो इसकी वजह से थोड़ा सा आप बोल सकते हो एसेट लाइट मॉडल बन जाता है कंपनी का। देन इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर में एक इनका ब्रांड है ऑफिस केयर करके, उसका डाइवेस्टमेंट किया है। सो कंपनी को अराउंड 27-28 करोड़ का अमाउंट वहां से आने का एक्सपेक्टेशन है, जिसमें से 25-26 करोड़ ऑलरेडी Q2 में आ चुका है कंपनी का। तो अगर आप इनका Q2 का पैड देखोगे सो बहुत हाई दिखेगा, लेकिन उसमें 24-25 करोड़ इनका ये अदर इनकम आया वन टाइम वाला। 1.7 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो इस क्वार्टर में आया, प्लस 30 लाख जो है वो और आएगा आपका फोर्थ क्वार्टर के अंदर। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी सारी कंपनीज DRHP फाइल कर रही है, IPO उनका पाइपलाइन में है। सो इस पे मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है? मैनेजमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री जो है वो अभी अपने इनिशियल स्टेज के अंदर है। तो एक तो ये है कि बहुत पेनिट्रेशन अभी बाकी है, काफ़ी सारे प्लेयर्स आ सकते हैं, सबको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा, कंपनी कह रही है कि हम इस पूरे स्पेस में थोड़े से यूनिकली हमारी प्रेजेंस है इसमें। 200 से ज़्यादा सेंटर्स हैं आज के टाइम पे हमारे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है हमको। प्लस 100 से ज़्यादा सिटीज़, 100 से ज़्यादा लोकेलिटीज़ के अंदर हमारी प्रेजेंस है। अगेन ये भी हमारे पास एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। एंड मैनेजमेंट कह रही है कि हम मल्टी टीयर्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉलो कर रहे हैं। मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, एक तो इनका ऑफिस फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, दूसरा इन्होंने एक और ब्रांड क्रिएट किया हुआ है ऑफिस गोल्ड करके, एंड तीसरा इनका एक और ब्रांड अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है ऑफिस इलाइट। सो कंपनी कह रही है कि मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये अगेन हमको हमारे कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा डिफरेंट शो करता है। एंड साथ में जो हमारा मैनेज एग्रीगेशन वाला मॉडल है वो तो हमारे लिए ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो कंपनी कह रही है कि कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी जरूर बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके का मॉडल हमने क्रिएट किया है, जैसा एग्जीक्यूशन हमने किया है, उसको देखते हुए हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा ग्रोथ जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा आने वाले टाइम में भी। देन ऑक्यूपेंसी रेट इनका काफ़ी सस्टेनेबल है। सो मैनेजमेंट कह रही है कि हमारा मानना है ये आने वाले क्वार्टर्स में भी सस्टेन करेगा। इसके 2-3 बड़े रीज़न है। सो सबसे पहले कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारे नंबर ऑफ सीट देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 40-50% से हमने नए सीट्स ऐड करे हैं। लेकिन इसके साथ में अगर आप हमारा सीट सेलिंग देखोगे, मतलब कितनी सीट्स हमने सेल करे, तो लास्ट पूरे साल में FY24 में हमने 36,500 नंबर ऑफ सीट सेल करे। इन 9 मंथ्स के अंदर ऑलरेडी हम 41,000 सीट सेल कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सीट्स तो ऐड करें हमने, लेकिन नंबर ऑफ सीट सेल भी उसके प्रोपोर्शन में काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर तो ये होता कि सीट ऐड कर रहे हैं लेकिन सीट सेल नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हमारा प्रॉब्लम आता ऑक्यूपेंसी का, कि कल को जाके हमारा ऑक्यूपेंसी का नंबर गिर जाता। लेकिन हमारा सीट एडिशन भी काफ़ी फास्ट है, सीट सेलिंग भी काफ़ी फास्ट है, एंड उसके अगेंस्ट में हमारा जो क्लाइंट चर्निंग है, मतलब ऐसे क्लाइंट जो उनके सेंटर्स को छोड़ करके जा रहे हैं, उसको काफ़ी कंट्रोल करके रखा है। तो चर्निंग लो है, सीट एडिशन फास्ट है, सीट सेलिंग फास्ट है। इसको देखते हुए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि ऑक्यूपेंसी का लेवल हमारा इस रेंज में रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। इनफैक्ट मैनेजमेंट क्या कह रही है कि वो सेंटर जो अभी रिसेंटली हमने ओपन करे हैं लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर, हमारा मानना है कि इनका जो ऑक्यूपेंसी लेवल है वो 85% तक चला जाएगा सिर्फ अगले 9 से 10 मंथ्स के अंदर। अभी हमने इनके पीपीटी में देखा था कि वो सेंटर्स जो 12 मंथ पुराने हैं उनका ऑक्यूपेंसी रेट 83-84% है, बट अब मैनेजमेंट कह रहा है कि वो सेंटर जो अभी न्यू है वो 9 से 10 मंथ्स के अंदर ही 85% का ऑक्यूपेंसी का नंबर जो है वो अचीव कर लेंगे। तो ये हमको शो कर रहा है कि डिमांड को लेकर के और सेल्स को लेकर के बेसिकली मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। देन इनका सीट पर रेवेन्यू या फिर सीट प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी कंसिस्टेंट है पिछले काफ़ी क्वार्टर से, जबकि मैनेजमेंट ने टीयर 2 सिटीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया है। सो टीयर 2 में ऑफकोर्स आपके जो प्राइसेस होते हैं वो कम होते हैं टीयर 1 मेट्रो सिटीज़ के, स्टिल इनका जो सीट पर रेवेन्यू है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसका अगेन 2-3 मेन रीज़न है। पहला तो सबसे पहले इनके जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं, लाइक जो स्टार्टअप हो गया या आपके एसएमईज हो गए, सो उनका प्राइस एस्केलेशन कैसे होता है, 5% से 8% का उनका प्राइस एस्केलेशन होता है एनुअली, जब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा 5 से 8% का जो छोटे क्लाइंट्स हैं उनका प्राइस एस्केलेशन होगा। जो बड़े क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एमएनसीज हैं,
उनका प्राइस एस्केलेशन होता है 4% से 6% के रेंज में। तो जब मतलब एक बड़ा क्लाइंट आया, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, रिन्यू के टाइम पे 4 से 6% का प्राइस इंक्रीज होगा। मैनेजमेंट कह रही है लेकिन हमारा जो आप देख रहे हो कि सीट पर रेवेन्यू क्यों इतना कंसिस्टेंट है, बिकॉज मार्केट में अभी जो रेंटल जो चल रहा है वो काफ़ी हाई चल रहा है। रेंटिंग मार्केट जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। सो इसकी वजह से जब न्यू क्लाइंट हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उनको हम काफ़ी हाई प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे प्राइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंट है लास्ट काफ़ी क्वार्टर से। एंड साथ में टीयर 2 मार्केट में हमने एक्सपैंड जरूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीयर 2 मार्केट में सारे मार्केट्स में प्राइसेस लो हैं। कुछ ऐसे टीयर 2 मार्केट्स हैं जहां पे आपको बहुत हाई प्राइसिंग देखने को मिलेगा, तो उसका भी एक हमको एडवांटेज मिल रहा है कि ओवरऑल सीट प्राइस रियलाइजेशन जो है वो हमारा कंसिस्टेंट है लास्ट कुछ क्वार्टर से। एंड आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी इनका कहना है कि ये इसी रेंज में रहेगा, कोई बड़ा ड्रॉप हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये भी एक पॉजिटिव गाइडेंस है। देन नंबर ऑफ क्लाइंट्स जिन्होंने 100 से ज़्यादा सीट्स इनके एक्वायर करे हैं, तो कंपनी कह रही है कि 140 से 150 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा सीट्स लिए हमारे सेंटर्स के अंदर। अब इसमें अगर आप एवरेज देखोगे, मतलब 100 से ज़्यादा सीट्स तो लिए हैं, लेकिन एवरेज कितना 200 लिया, 400 लिया। सो जिन क्लाइंट्स ने 100 से ज़्यादा सीट्स लिया है उनका एवरेज जो है वो 360 है। यानी अगर 100 से ज़्यादा सीट ले रहा है तो एवरेज आपका 360 निकल करके आ रहा है। अब इसमें भी कंपनी ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट शेयर करा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट आता है जहां पे जो कस्टमर्स हैं इनके वो प्रेफर करते हैं कि हम खुद का ऑफिस ले लें रेदर देन कि हम कोवर्किंग के लिए जाएं। सो सबसे पहले मैनेजमेंट कह रही है कि हम एक कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं हर एक क्लाइंट के लिए जब भी हमारा क्लाइंट से इनिशियल डिस्कशन होता है। सेम जैसे ईएमएस कंपनी करती है, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, उन्होंने वर्लपूल के लिए वॉशिंग मशीन का बिजनेस अभी ऑनबोर्ड किया है रिसेंटली। तो उनकी मैनेजमेंट ने भी क्या कहा कि हम वर्लपूल को फाइनली ये कन्विंस कर पाए कि ये जो मास प्रोडक्ट्स होते हैं इनका अगर आप आउटसोर्सिंग करोगे तो आपको कॉस्ट में एडवांटेज मिलेगा। सेम ये कंपनी भी करती है अपने हर एक क्लाइंट के लिए। सो कंपनी कह रही है कि जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जिनको लेट्स से 200 से 250 सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन क्लाइंट्स को जब हम ये कॉस्ट स्ट्रक्चर शेयर करते हैं तो उनको ये शो होता है, उनको ये क्लियरली समझ में आता है कि 3 से 20% का कॉस्ट सेविंग होगा उन कंपनीज के लिए, उन कस्टमर्स के लिए, अगर वो कोवर्किंग को प्रेफर करते हैं रेदर देन कि वो खुद का ऑफिस क्रिएट करे। ऑफ कोर्स जिनकी सीट की रिक्वायरमेंट कम होगी उनका कॉस्ट सेविंग ज़्यादा होगा, लेकिन मिनिमम 3% का कॉस्ट सेविंग होता है। तो जो भी कस्टमर 200 से 250 सीट्स के लिए आता है वो तो कॉस्ट सेविंग की वजह से कोवर्किंग को प्रेफर करता है या फिर आपका फ्लेक्सिबल वर्किंग को प्रेफर करता है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग है वो कस्टमर जिनको 300 सीट की रिक्वायरमेंट है या 400 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी क्यों कोवर्किंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी कह रही है कि 3 मेन रीजन है आज के टाइम पे जो हमको क्लियरली दिख रहे हैं। सो मैनेजमेंट कह रहा है सबसे पहला तो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। सो अगर किसी बड़े क्लाइंट को 400-500 सीट्स की रिक्वायरमेंट है और वो खुद का ऑफिस अगर प्रेफर कर रहा है, तो सबसे बड़ा उनको प्रॉब्लम आता है, उनके सीएफओस को प्रॉब्लम आता है कि उनको कमिट करना पड़ता है 7-8-10 ईयर्स के टेन्योर के लिए। मतलब उनका जो टेन्योर है वो एक तरीके से फिक्स हो जाता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, और उतने लॉन्ग टर्म में उनके जो एसेट्स वगैरह है उनको वो डेप्रिशिएट करना पड़ता है। तो जो उस कंपनी के सीएफओज हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मिले और हम कोवर्किंग के लिए जाएं, बिकॉज कोवर्किंग में 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर का आपको टेन्योर मिल जाता है। तो सबसे पहला रीजन आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी का। दूसरा रीजन कंपनी कह रही है कि अनसर्टेनिटी इन बिजनेस मॉडल। मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज कोई नई कंपनी है या फिर कोई बड़ी कंपनी भी अगर किसी न्यू सिटी या न्यू स्टेट के अंदर एंटर करती है, तो आज के टाइम पे उनको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर के अंदर हमारा बिजनेस मॉडल किस लेवल पे स्केल अप करेगा, कैसी ग्रोथ रहेगी, कैसी डिमांड रहेगी हमारे बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए उनकी प्रेफरेंस होती है कि हमको अपसाइज और डाउन साइज दोनों का एक एडवांटेज मिले। मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज किसी कंपनी ने एक न्यू सिटी में एंटर करा, किसी नई ज्योग्राफी में एंटर करा, एंड उनको अनसर्टेनिटी है कि 1 साल के बाद मेरा बिजनेस किस लेवल पे होगा। तो अगर इनिशियली उन्होंने 300 सीट्स वहां पे बुक कर लिया हुआ है एक कोवर्किंग बिजनेस के अंदर, तो वहां पे उनको एडवांटेज मिलेगा कि अगर अगले साल उनका बिजनेस स्केल अप नहीं हुआ अच्छे से तो वो 300 सीट्स को 200 कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने खुद का ऑफिस लिया हुआ है तो वहां पे ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको नहीं मिलेगी। वो अगर 300 सीट्स का उन्होंने ऑफिस लिया है तो उसको उसी के साथ उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मतलब आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके बिजनेस को, आपके पीएनएल को हिट करेगा। तो कंपनी कह रही कि ये जो डाउन साइज और अपसाइज का जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, जो एडवांटेज मिलता है, इसकी वजह से भी कंपनीज कोवर्किंग को प्रेफर कर रही है। और तीसरा रीजन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैनेजमेंट का कहना है कि आज के टाइम पे जो बिजनेसेस हैं वो फोकस कर रहे हैं कि रेदर देन कि हम एक ही लोकेशन पे एक बहुत बड़ा ऑफिस रखें,
एक सिटी या एक स्टेट के अंदर हम छोटे छोटे ऑफिसेस क्रिएट करें अलग अलग लोकेशन के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाए हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। सो ये 3 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइंट्स आज के टाइम पे इवन दो अगर उनकी सीट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी है 300-400 की, स्टिल वो कोवर्किंग वाले मॉडल को प्रेफर कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप हमसे 3 साल पहले पूछते तब हम आपको कहते कि 300 सीट्स की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसके बाद जो क्लाइंट है वो खुद का ऑफिस लेना प्रेफर करता है, लेकिन आज के टाइम पे हमको लगता है कि इवन 500 का भी अगर किसी की रिक्वायरमेट आती है तो भी कंपनीज कोवर्किंग के लिए प्रेफर कर रही हैं। तो इससे हमको आइडिया लग रहा है कि डिमांड का कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। देन लैंडलॉर्ड को किस तरीके का बेनिफिट होता है इस मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल के अंदर। सो मैनेजमेंट कह रही है कि अगर तो प्रॉपर्टी वार्म शेल है, मतलब वो खुद से उस पर कैपेक्स वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उनको रेंटल यील्ड मिल जाता है अराउंड 5 से 6% का। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड उसमें कैपेक्स कर रहा है, खुद वो इन्वेस्ट कर रहा है उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो उनका जो ROI है, मतलब उस कैपिटल के ऊपर जो उनको रिटर्न मिल रहा है एनुअली, वो 10 से 11% का मिलता है। इसका बेनिफिट ये है कि 4 से 5 ईयर्स के अंदर उनका जो कैपिटल है वो पे बैक हो जाता है, मतलब पे बैक पीरियड 4 to 5 ईयर्स का होता है, और उसके बाद वो उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करने लग जाता है, प्रॉफिट अर्न करने लग जाता है। तो ये एडवांटेज होता है लैंडलॉर्ड का मैनेज एग्रीगेशन वाले मॉडल के अंदर। देन मार्जिन्स और सीट एडिशन का कैसा आउटलुक है। सो मैनेजमेंट कह रही है कि FY26 का तो अभी हम गाइडेंस नहीं दे सकते, वो हम आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देंगे। मार्जिन्स का हमने गाइडेंस दिया था 1.5% का, लेकिन ऑलरेडी 4% का इंप्रूवमेंट हम शो कर चुके हैं। तो हमारा मानना है कि ये मार्जिन लेवल जो है वो फोर्थ क्वार्टर में भी सस्टेन करेगा। प्लस सीट एडिशन के लिए भी कंपनी कह रही है कि एग्जैक्ट क्या नंबर होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, इसका गाइडेंस तो FY26 में देंगे, लेकिन आप एक आउटलुक लेकर के चल सकते हो कि पूरे साल का हमने गाइडेंस दिया है 1,35,000 ऑपरेशनल सीट होंगे, ऑलरेडी 1,21,000 हो चुके हैं। तो बाय द एंड ऑफ FY25 हमारे जो ऑपरेशनल सीट्स हैं वो मिनिमम 1,35,000 होंगे, लेकिन LOI जिनमें हमने साइन कर दिया है उनको इंक्लूड करके 1,60,000 सीट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो 25,000 सीट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जब मैं FY26 में एंटर करूंगा। एज ऑफ Q3 ऑलरेडी मेरे पास 1,60,000 सीट्स है। तो ये आपको एक तरीके की विजिबिलिटी दे रहा है कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या जो सीट एडिशन जो आज के टाइम पे हमारा चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। देन इनका ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह अगर हम देखें तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स तक ऑक्यूपेंसी हमारी 70 से 73% के बीच में रहेगी, कोई बड़ा ड्रॉप नहीं आएगा, इसी रेंज में रहेगा। बट ऑफ कोर्स डायरेक्शनली नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर जो हमारा ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो इंप्रूव होता जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आप देख रहे हो कि वो सेंटर्स जो 12 मंथ से पुराने हैं उनमें 83 और 84% का ऑक्यूपेंसी आ रहा है। तो अभी जो रिसेंटली हम सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, ऑलरेडी मैनेजमेंट ने बोला कि इनमें 9-10 मंथ्स में ही 85% का ऑक्यूपेंसी आ जाएगा। सो इनका कहना है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में आपको दिखेगा कि ब्लेंडेड लेवल पे हमारी ऑक्यूपेंसी का नंबर 73-74% को क्रॉस करेगा। सो ये भी एक पॉजिटिव गाइडेंस दिया है इन्होंने। देन लास्टली अगर हम देखें फंडिंग वगैरह का कैसा प्लान है। सो मैनेजमेंट कह रही है कि लास्ट ईयर तो ऑफकोर्स बॉटम लाइन हमारा लॉस में था, तो जो भी हम कैपेक्स फंड कर रहे थे वो हम खुद की इक्विटी से कर रहे थे। इस साल इंटरनल एक्रूवल काफ़ी अच्छा रहा है, तो फोर्थ क्वार्टर तक तो हमको फंडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑफकोर्स आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी गाइडेंस देगी कि कैपेक्स को कंपनी कैसे फंड करेगी अगले साल। देन ब्रांड और मार्केटिंग पे किस तरीके का प्लान है कंपनी का। सो मैनेजमेंट कह रही है कि जैसे आप हॉस्पिटैलिटी कंपनीज को देखते हो, होटल कंपनीज को देखते हो, जैसे कोर्टयार्ड बाय मैरियट है, JW मैरियट है, तो एक उन्होंने अलग अलग ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो पहला तो स्ट्रैटेजी हमारा सेम यही है, मल्टी टीयर्ड एक्सपीरियंस देना हमारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो जैसे इनका जो ऑफिस फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसमें ये बेसिक सर्विसेज ऑफर करते हैं। ऑफिस गोल्ड जो है उसमें कंपनी प्रीमियम सर्विसेज ऑफर करती है, एंड जो ऑफिस इलाइट है उसमें कंपनी प्रीमियम टू लग्जरी काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है। सो कंपनी कह रही कि ये वाली स्ट्रैटेजी सिमिलर वैसी है जैसे होटल कंपनीज फॉलो करती है। तो डिफरेंट क्लाइंट्स को हम कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस डिलीवर करेंगे अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर। इससे क्या होगा, लेट्स सपोज दिल्ली में हमारा कोई क्लाइंट है एंड कल को उसको एक बड़ा एक्सपेंशन करना है, एक बड़ा एक्सपेंशन करना है पुणे बैंगलोर के अंदर, तो वो हमारा ऑफिस फ्लैगशिप प्रोडक्ट से ऑफिस गोल्ड या ऑफिस इलाइट वाले सेगमेंट के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस मिलेगा उसको। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये है जिससे ब्रांड क्रिएट होगा, हमारा ब्रांड रिकग्निशन होगा। इसके साथ में कंपनी आज के टाइम पे काफ़ी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, प्रोमोशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे इनका ब्रांड बिल्डिंग का एक्टिविटी चल रहा है। देन लास्टली अगर हम देखें
कि कंपटीशन इंटेंसिटी कल को अगर बढ़ती है तो क्या सप्लाई साइड पे कोई प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज आप देखते हो कि जब भी किसी इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ आती है तो एक के बाद एक नए प्लेयर्स उसमें एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड उसमें जो बड़ा प्लेयर होता है, सक्सेसफुल प्लेयर होता है, उसका जो स्ट्रेटेजी है वो कॉम्पिटिटर्स फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ऑफिस की क्या स्ट्रेटेजी है कि ये मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पे काम करते हैं, तो कल को अगर कुछ प्लेयर्स ने सेम मॉडल कॉपी करना स्टार्ट कर दिया तो क्या इनकी ग्रोथ पे, इनके मॉडल पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। सो मैनेजमेंट कह रही है कि देखने में काफ़ी इजी लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, बट एक्चुअली अगर आप समझोगे तो हमारा जो मेन मोट है, हमारा जो मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ये है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी हमारी बहुत स्ट्रांग है ओवर द ईयर जो हमने क्रिएट करी है। सो कंपनी कह रही है कि अगर आप देखोगे तो हमारा जो मैनेज एग्रीगेशन मॉडल है आज के टाइम पे 67% सीट्स हमारे मैनेज एग्रीगेशन मॉडल के अंडर हैं। कोई नया प्लेयर अगर आएगा, एंटर करेगा, तो सबसे पहले उसको अपने लैंडलॉर्ड को जो है वो प्रूफ देना पड़ेगा, अपने वर्क का प्रूफ देना पड़ेगा कि पास्ट में उसने ऐसा कुछ सक्सेसफुली किया हुआ है। हमारे पास ये एडवांटेज है कि ऑलरेडी 200 सेंटर्स में हम ऑपरेट करते हैं, तो कल को कुछ नए सेंटर्स में भी अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क है, तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास। दूसरा, कंपनी कह रही है कि ज़्यादातर क्लाइंट्स अगर आप इस इंडस्ट्री में देखोगे तो वो बड़े प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करते हैं, लेकिन हम जो है वो मिड साइज प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करते हैं। इससे हमारे लिए एडवांटेज क्या हो जाता है कि हम ज़्यादा सिटीज़ को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेट्स में कवर कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न कि हमारी इतनी सारी सिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ में हमारी प्रेजेंस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेट्स और सिटीज़ में मेरी प्रेजेंस होगी टीयर 1 टीयर 2 मार्केट के अंदर, उतने ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे प्रेफर्ड पार्टनर बनना वहाँ पे चूज़ करेंगे, मुझे चूज़ करेंगे एज अ प्रेफर्ड पार्टनर। तो ये भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज हो गया। तीसरा आता है मेरा एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। मतलब एक टाइम के ऊपर मैं 200 सेंटर्स को मैनेज कर रहा हूँ। हर एक क्लाइंट का कब उसका जो लीव है वो एक्सपायर हो रहा है, कब नए क्लाइंट को लाना है, ऑक्यूपेंसी मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसके साथ में 40 प्रोजेक्ट्स मेरे ऑनगोइंग रहते हैं हमेशा डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के अंदर। उसके साथ में आपका जो मतलब जो न्यू सीट्स मुझे ऐड करने हैं, न्यू सेंटर्स मुझे ऐड करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन चलती रहती है। तो एक्चुअली में देखने में लगता है कि ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन सेम टाइम पे इतनी सारी चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोड चाहिए, मतलब कैपेबिलिटी चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। वो हमें लगता है कि इतना ईजी नहीं है रेप्लिकेट कर पाना। सो इवन दो इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है, हर एक प्लेयर ग्रो कर सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे पार्ट पे कोई आके सडनली हमको बहुत बड़ा चैलेंज कर सकता है ग्रोथ टर्म्स में। एंड सप्लाई साइड के लिए भी मैनेजमेंट कह रही है कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी विजिबिलिटी है, नेक्स्ट 1 से 2 ईयर के लिए इंडिया में ऑलमोस्ट 300 मिलियन स्क्वायर फीट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है मिड साइज रेंज में। ये कंपनी मिड साइज प्रॉपर्टीज को टारगेट करती है। सो इनका कहना है कि 300 मिलियन स्क्वायर फीट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है हमारे रेंज में, जो नेक्स्ट 1 से 2 ईयर्स के अंदर या तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या कंप्लीट हो चुकी है। तो सप्लाई साइड पे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला ग्रोथ को लेकर के। सो ये पूरा कॉन कॉल था AWFIS का। रिजल्ट ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे रहे कंपनी के, एंड अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करोगे इनके कमेंट्री को, इनके गाइडेंस को, तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है अपने ऑक्यूपेंसी को लेकर के, सीट एडिशन को लेकर के, एंड ओवरऑल ग्रोथ और मार्जिन्स वगैरह को लेकर के। वैल्यूशन अगर हम देखें तो ऑफकोर्स आपको दिखेगा स्क्रीनर के ऊपर कि इनका पी मल्टीपल 138 140 का है, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे इन्होंने अदर इनकम को एक्सक्लूड किया है। सो उसको एक्सक्लूड करके अगर हम देखें तो पी ऑफकोर्स कंपनी का बहुत हाई लगता है करंटली, लेकिन जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी हर एक क्वार्टर में शो कर रही है, और मैनेजमेंट ने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है 30% का, लेकिन लास्ट 9 मंथ्स में 40% का ग्रोथ आया है। सो अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ग्रोथ गाइडेंस भी लोगे इनका, एंड 35% पे भी कंपनी ग्रो करती है Q4 में, तो फोर्थ क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू है वो अराउंड 315 to 320 करोड़ के रेंज में आना चाहिए। पैट मार्जिन कंपनी लास्ट 2-3 क्वार्टर से 4.5 से 5% का पैट मार्जिन रिपोर्ट कर रही है। सो यहाँ पे भी अगर मैं कंजर्वेटिव व्यू लूँ एंड कंपनी 4% का भी पैट मार्जिन रिपोर्ट करती है, तो फोर्थ क्वार्टर का पैट जो है कंपनी का वो 12-13 करोड़ के आसपास होता है। यानी पूरे FY25 का जो पैट है कंपनी का वो 45 करोड़ का होगा, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। तो उसके बेसिस पे अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो वो अराउंड 101 102 के आसपास आता है। इसको देखते हुए ऑफकोर्स लगेगा कि EFC से बहुत हाईली वैल्यूएशन है कंपनी का, पी मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी अभी जस्ट प्रॉफिटेबल हुई है, एंड हर एक क्वार्टर में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव होती जा रही है। तो अगर उसको कंपनी मेंटेन करती है तो आपको दिखेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में सडनली इनका जो PE है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि जो PE का E है अर्निंग, उसमें ग्रोथ अच्छी रहेगी तो स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता होता जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि EFC का जो ग्रोथ रेट है, EFC का जो ओवरऑल टॉप लाइन
का ग्रोथ है वो बेटर होना चाहिए AWFIS के कंपैरिजन में, अगर उसको इस स्पेस में नंबर 1 बेट रहना है, मतलब एक अट्रैक्टिव बेट बन के रहना है इस पूरे सेक्टर के अंदर। सो बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, हम देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है दोनों कंपनीज की। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।